वंशानुक्रम एवं वातावरण पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने वंशानुक्रम के बारे में पढ़ा, दूसरे पार्ट में हम वातावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। वातावरण क्या है? मनुष्य के आसपास पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुएं, सजीव प्राणी या परिस्थितियां जिनसे वो प्रभावित होता है उसे वातावरण कहते हैं। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। रास महोदय कहते हैं वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। उडवर्थ कहते हैं वातावरण में वह सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जन्म के बाद हमें स्वरूप प्रदान करने में सहायता की है। अगली परिभाषा देखते हैं एनी के। वातावरण वो सब कुछ है जो हमें जीन्स के अलावा प्रभावित करता है। जीन्स तो हमें प्रभावित ही करता है, उसके साथ ही वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। अगली परिभाषा देखते हैं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है और जिसका हम पर मुख्य प्रभाव पड़ता है उसे वातावरण कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। अब सिद्धांत देख लेते हैं। उत्तम जीविता का सिद्धांत ये डार्विन महोदय ने दिया है। डार्विन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जो उनकी फेमस पुस्तक है डार्विन की, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, में डार्विन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में वही जीव खुद को जिंदा रख पाते हैं जो खुद वातावरण के अनुकूल या उपयुक्त बना लेते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तब आप कुछ जानवर देखेंगे उनके बाल ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, और मैदानी या गर्म इलाकों में कुछ जानवर देखेंगे जिनके बाल बहुत छोटे होते हैं। तो जहाँ पे जो व्यक्ति या जो प्राणी रहता है उसी के वातावरण के अनुसार उसका शरीर ढल जाता है। डार्विन की यह पुस्तक 1859 में आई और इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत भी कहते हैं, जो सिद्धांत उन्होंने दिया। डार्विन एक प्रकृतिवादी थे। दूसरा सिद्धांत देते हैं लैमार्क ने दिया है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। वंशानुक्रम में उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है। जो वंशानुक्रम जो है उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है जो वातावरण द्वारा सीखे या अर्जित किए गए थे। अर्थात जीन्स के गुणों को अगली पीढ़ी को प्राप्त होते हैं वो वातावरण द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ये लैमार्क महोदय कह रहे हैं। अभी यूरी ब्रोफेंस का सिद्धांत देख लेते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत को 6 पार्ट में डिवाइड किया और बताया कि ये चीज़ें व्यक्ति को प्रभावित करती है। जैसे व्यक्ति की उम्र, लिंग, रुचि, लघुमंडल इन्होंने डिवाइड किया है। लघुमंडल जिनका बालक पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे लघुमंडल के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष प्रभाव जो पड़ता है जैसे स्कूल का पड़ता है, विद्यालय में आप किस विद्यालय में जाते हैं, सहपाठी आपके मित्र कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, और माता पिता पेरेंट्स का व्यवहार क्या है, बच्चों को कैसे वो संभालते हैं। मध्य मंडल के अंतर्गत इन्होंने रखा है जब लघुमंडल के तत्व आपस में अंतःक्रिया करें, मतलब आपस में न सामंजस्य रहे, जैसे स्कूल सहपाठी माता पिता, जैसे माता पिता बालक को स्कूल में ले जाना। बाह्यमंडल वह तत्व जिनमें बालक जुड़ा नहीं है फिर भी उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ये संचार साधन हो गए, मीडिया हो गई, इंडस्ट्री, कानून हो गए, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अब बृहद मंडल के अंतर्गत वह तत्व जो बालक के अलावा भी पूरी मानवता पर प्रभाव डालते हैं। जैसे सभ्यता का प्रभाव पड़ता है बालक पर। जैसे भारत में पैदा हुआ कोई व्यक्ति भारतीय सभ्यता का प्रतिपादन करेगा या यूरोप में पैदा हुआ तो वहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में जानेगा, उसी अनुसार ढलेगा, उसी अनुसार पढ़ा होगा। लास्ट में क्रोनोमंडल में कहते हैं महोदय वह तत्व जो बालक के संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालेंगे। जैसे माता पिता का तलाक, जैसे माता का और पिता का तलाक या बच्चे के बचपन पे हो जाता है या तो उसका प्रभाव उसकी लाइफ टाइम पे रहता है। तो ये हो गया वातावरण और वंशानुक्रम का चैप्टर खत्म हो गया 2 पार्ट में।